वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एफईआई मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के पार्ट नंबर 3 के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हूं। इसमें हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो जहां तक बात नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की है, जो रिसेंटली हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं इसके एनर्जी के हवाले से, इसमें सबसे पहला नाम आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। क्योंकि इंसानों ने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, अपनी नॉलेज की मदद से ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले कुछ मटेरियल्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यूरेनियम और थोरियम, ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिनको एक ख़ास प्रोसीजर के तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन करवा के उनमें पाए जाने वाले एटम्स को उनकी थोड़ी सी उनके साथ कोई छेड़खानी करके जो है उनसे बहुत बड़े पैमाने पे जो है एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनको हम यूरेनियम और थोरियम का नाम देते हैं, इनसे हासिल होने वाली एनर्जी को हम न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम दिस यूरेनियम एंड थोरियम आर सिंपली कॉल्ड एज शाबाश न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। सो फार एज द लोकेशन वेयर वी हैव दीज यूरेनियम एंड थोरियम इंडिया, इसमें सबसे पहला नाम झारखंड आता है। एज फार एज राजस्थान इज कंसिडर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एरिया इन इंडिया वेयर वी हैव दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम एंड थोरियम। केरला में एक सैंड मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं मोनाजाइट सैंड, उसमें भी हमें जो है थोरियम मिल जाता है, यूरेनियम मिल जाता है। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सोलर एनर्जी। सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, देयर इज अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। करते क्या है सर इसमें, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम डायरेक्टली जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान को देखें, इसकी लोकेशन बढ़िया होने की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल है कि हम बड़े पैमाने पे सोलर एनर्जी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। सो फॉर एज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, जहाँ पर हमारा थार डेजर्ट आता है, गुजरात वगैरह का इलाका, और उसके साथ साथ हमारे पास राजस्थान का इलाका, यहाँ पर बड़े पैमाने पे सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती हैं। तो सोलर एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बढ़िया लोकेशन हो, ट्रॉपिकल लोकेशन हो, सब ट्रॉपिकल लोकेशन हो, उसके बाद आप बड़े पैमाने पे सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास एक बड़ा प्लांट है, सोलर प्लांट हिंदुस्तान में है, जो माधवपुर, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर हम बड़े पैमाने पे प्रेजेंट डे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है भाई साहब। इसके बाद जो नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ विंड। क्योंकि इंसानों ने देखा है कि हम भी देखते हैं कि देयर आर सम स्पेसिफिक रीजन्स इन द वर्ल्ड वेयर द विंड्स आर ब्लोइंग विद हाई स्पीड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। हर दिन वहाँ पर जो है बड़ी स्पीड से जो है विंड्स चलती है। और सबसे पहले आप याद रखेंगे कि विंड क्या होती है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है। अब ये कौन सी जगह है, हाई अल्टीट्यूड रीजन्स, ऊंचे पहाड़ वाले पहाड़ी इलाके होते हैं, कोस्टल रीजन्स में भी बहुत तेज़ विंड चलते हैं। इसके साथ साथ जो डेजर्ट्स रहते हैं उनमें भी बड़े पैमाने पे जो है विंड्स ब्लो होती रहती हैं। और इसी वजह से इन्हीं जगहों पे हम विंड मिल्स को क्रिएट करके बना के जो है विंड एनर्जी हासिल करते हैं। क्या करते हैं कि हम विंड मिल्स बनाते हैं, विंड मिल्स बनाते हैं, उसके बाद हवाओं की वजह से उसके जो फैन्स हैं वो घूमते हैं, और घूमने की वजह से पीछे जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देता है। उस एनर्जी को हम विंड एनर्जी कहते हैं। हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र के साथ साथ लक्षद्वीप जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वहाँ पर हमें विंड फार्म्स देखने को मिलते हैं। बहुत इफेक्टिव हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, इसमें कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैं। जितने भी हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। इसके बाद बायोगैस हमारे पास कुछ वेस्ट्स आते हैं, जैसे एनिमल वेस्ट हमारे पास आता है, काउडंग वगैरह, ह्यूमन वेस्ट आता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है। अगर इसको एक ख़ास तरीके से टैंकी में या ज़मीन के अंदर डंप किया जाए और पीछे ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया जाए, जब ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ये वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें से गैस निकलनी शुरू हो जाती है, और वो गैस जो है थर्मल एफिशिएंसी रखते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से होने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं बायोगैस। ये गैस डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में जब उस मटीरियल से गैस निकलनी बंद हो जाती है, तो उस मटीरियल जो वहाँ पर बचा हुआ मटीरियल होता है, उसको हम बाद में एज ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद हम उसको जो है अपने खेतों में लगा के एज अ जो है फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है सर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टाइडल एनर्जी। आपने देखा होगा कि राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर जो होता है उसको हम टाइड्स कहते हैं। अब चूंकि ये हर 24 घंटे में 2 बार होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से समंदरों का पानी ऊपर और नीचे आता है।
अब इन जो ये सन होता है, सूरज होता है और ये चाँद होता है, जब ये दो अलग अलग लोकेशंस पे अपनी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है समुद्रों के ऊपर, तो उससे बनने वाले टाइड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स उनको कहा जाता है, लो टाइड्स उनको कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, सूरज और जो चाँद हैं वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, उसके वजह से जो है ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो जाता है समुद्रों के ऊपर, जिसकी वजह से जो है पानी जो टाइड्स हैं वो बड़े होते हैं, बड़े टाइड्स बन जाते हैं। इनको हम सुप्रीम टाइड्स या हाई टाइड्स का नाम देते हैं। अब क्या किया जाता है कि कोस्टल रीजन्स के ऊपर बड़े रिजर्वेयर्स बनाए जाते हैं। जब हाई टाइड्स आते हैं तो उन रिजर्वेयर्स में पानी चला जाता है, भर जाता है। जब समुद्रों का पानी फिर से अपने लेवल पे आ जाता है तो उन रिजर्वेयर से पानी जो है एक खास चैम्बर के ज़रिए से बाहर समुद्र में छोड़ा जाता है। लेकिन बाहर जाते समय जो रास्ता वो इस्तेमाल करते हैं बाहर फेंकने के लिए, उसमें फ़ैन लगा हुआ होता है जो अंदर से निकलते हुए पानी की वजह से घूमना शुरू हो जाता है। घूमने की वजह से उससे जुड़ा हुआ टर्बाइन जो होता है, जनरेटर जो होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो इस टाइप ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी। गल्फ ऑफ कच्छ में हमारे पास 900 मेगावाट टाइडल पावर एनर्जी प्लांट बना हुआ है, जो हिंदुस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कंसिडर किया जाता है। इसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के अंदर जो हीट है इसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अब होता क्या है जियोथर्मल एनर्जी में? ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, गर्म पानी जो होता है, और ज़मीन की हीट की वजह से, क्योंकि हमारे क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर जो एक रीजन है जिसको हम एस्थनोस्फेयर कहते हैं, वो हाई टेम्परेचर जोन है। उस हाई टेम्परेचर जोन या अर्थ की इस टेम्परेचर की वजह से जो है पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो गर्म हो जाता है, और कभी कभी ये कुछ जगहों पे जो है ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाता है। उनको हम गीज़र्स या हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। अब इन हॉट स्प्रिंग्स या गीज़र्स से हासिल होने वाली एनर्जी, द एनर्जी विच वी get from these geysers and these hot springs are simply called as geothermal energy। कौन से रीजन हिंदुस्तान में इसमें माने जाते हैं? पर्वती वैली जो है मणिकारम हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर हमें हॉट स्प्रिंग से ये जियोथर्मल एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा पोंगा वैली जो लद्दाख में है, वहाँ पर भी हमें, पोंगा वैली में भी हमें जियोथर्मल एनर्जी हासिल होती हैं। आई बात समझ में? सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के कंपैरिजन में हमें जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड दे आर रिन्यूएबल इन नेचर। तो उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। कैसे हम करें एनर्जी रिसोर्स कंजर्व? ठीक है सर, इसमें हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमें जुडिशियस यूज़, अच्छा यूज़, बेहतरीन यूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से इनको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हमें ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें सिर्फ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही इस्तेमाल करने होंगे, तब जाके एनर्जी की अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आई बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। होप कि आपने ये पूरे जो पॉइंट्स हैं वो याद रखे होंगे। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।